प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 1 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। भीगे सतह का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो कौन सा क्षेत्रफल भीगेगा, जहाँ तक पानी है भाई इस तरह की टंकी होगी, ठीक है। यानी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और टंकी में पानी कहाँ तक है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक। तो गहराई हम वही मानेंगे, गहराई या ऊंचाई जहाँ तक पानी है। देखो सबसे पहले लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई कितनी मानेंगे जहाँ तक पानी है 1.25 मीटर। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसके हमने मीटर ही बना लिए, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है कौन से भाग का, जहाँ तक भीगा हुआ भाग है। कहाँ तक भीगेगा, जहाँ तक पानी है, तो वो ऊंचाई मान लेंगे जहाँ तक पानी है। तो चारों दीवारें भीगेंगी और साथ में जो तली है इसकी वो तुम इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तली का क्षेत्रफल, और दीवारों का क्षेत्रफल कहाँ तक लेंगे जहाँ तक पानी है, यानी 1.25 मीटर ऊंचाई लेंगे हम, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2h × L + B। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं बेसिक से। चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तली का क्षेत्रफल। तली का देखो ये क्या लंबाई और ये चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कर दो 16 आपका आंसर आ जाएगा। 2h ऊंचाई कितनी है 1.25, 2 × 1.25 × L + B, यानी 8 और 5 13 हो जाएगा, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 8 चौड़ाई 5। इसको सोल्व करने से हमारा आंसर मिल जाएगा 125 × 2 करेंगे 250, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। गुणा किसके साथ है 8 और 5 13, ब्रैकेट खुलेंगे तो बाहर गुणा में, प्लस 8 × 5 40। अब इसको 13 से गुणा कर दो और 40 में जोड़ देंगे, 0 13 × 5 65, 6 26 और 6 32, यानी 32.50 प्लस 40 कितना हो जाएगा 72.5 वर्ग मीटर। मीटर में है तो वर्ग मीटर में हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 14 है। मध्य वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अंकों को पलटने पर संख्या 99 अधिक हो जाती है। संख्या क्या है? तो देखो भाई 3 अंक हैं, अंक मान लिया हमने x y z, 3 अंकों की संख्या है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। क्या बताया मध्य वाला अंक क्या बताया अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। भाई इन दोनों का योग इसके योग के बराबर है, इसका मतलब भाई जो भी इनका योग है उतना योग अकेले का है। तो क्या करेंगे तीनों का योग 14, 2 से भाग कर देंगे 7, तो मध्य वाला अंक हम पता चल गया कितना है 7, और इन दोनों अंकों का योग कितना है 7। तो संख्या देखो क्या क्या है ऑप्शन में 374, 275, 572 और 473। अब इकाई और सैकड़े का अंक के योग भी 7 होना चाहिए, तो 3 और 4 7, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7 बराबर है। लेकिन क्या बताया जब दोनों को आपस में पलटेंगे तो क्या संख्या बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब पहले अंक छोटा होगा और इकाई का अंक बड़ा होगा, तभी तो बढ़ेगी ना, ये अंक आगे आएगा। तो देखो यानी इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए और सैकड़े का अंक छोटा होना चाहिए। तो इकाई का अंक बड़ा इसमें है, इसमें भी इकाई का अंक बड़ा है, इसमें इकाई का अंक बड़ा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये बड़ा नहीं, क्योंकि पलटेंगे तब देखो 572 तो क्या हो जाएगी 275, इसको पलटेंगे तो 374, यानी कम हो रही हैं दोनों, ठीक है। तो इन दोनों में देखो फिर 374 अंक पलटेंगे, संख्या मान ली हमने क्या 374, अंक पलटेंगे तो आगे 4 आ जाएगा, पीछे 3, बीच में 7 रहेगा, 473। अंतर देखो इनका भाई बड़ी ये है, इसमें से छोटी संख्या घटा देंगे 374, क्या बचेगा 9 9, 99 बढ़ गई ना, 99 बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे 275, आगे क्या आएगा 5, यानी 572, 300 के लगभग बढ़ जाएगा इसमें, तो यानी अंतर भी क्या होना चाहिए 1, हम पता चल गया, क्यों अंतर 1 होगा तभी तो 100 के करीब बढ़ेगा, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 374 वो संख्या है, ठीक है।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 32% छूट तथा 20% तथा 12% के दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों का योग 1211 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? भाई दोनों का योग दे रखा है। कोई वस्तु है उस पर एक तो 32% छूट लेते हैं और दूसरी छूट क्या है? क्रमिक छूट है 20% और 12% की, और दोनों का जो विक्रय मूल्य होता है उसका योग दे रखा है कितना? 1211 रुपये, दोनों का योग। भाई इस पर 32% छूट मिलेगी तो 32% ही डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये क्रमिक छूट है। ठीक है, तो इसका समतुल्य 1 निकाल लेंगे, छूट यानी माइनस में। तो देखो 20% माइनस 12% प्लस, क्योंकि ए प्लस बी फॉर्मूले से निकालते हैं ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, लेकिन छूट है माइनस में दिखेंगे इसको। माइनस माइनस 12 बी का मान बी, ये प्लस क्यों हुआ? दोनों के गुणनफल पर निर्भर करेगा ये। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 गुणा 12 और बटा में 100, 20 से 5 12 में कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे 2, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 चुके 20, 2.4। अब 20 और 12 32, ये प्लस का है। 32 में से 2.4 घटा दें, क्या बचेगा? 29.6, यानी छूट मिलेगी यहाँ से 29.6। और ये छूट कितनी है? 32%, दोनों जोड़ देंगे 6.9 और 2 11, 1 5 और 1 6, यानी 61.6% छूट मिलेगी। किस पे मिलेगी भाई? ये भी 100% वैल्यू थी और ये भी 100 और 100 कितनी हो गई? 200%, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है तो ये भी परसेंट भी 2 बार लेंगे। ठीक है, 200% में से 61.6% की छूट मिल गई, 200 में से 61.6% की छूट मिलेगी। तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा? इसमें से घटा दो, कितना होगा? 60 घटाएंगे 140 और 2 और घटाएंगे 138.4, यानी ये उसका विक्रय मूल्य है का योग है परसेंटेज में। और रुपए में कितना है? 1211। 1% की वैल्यू निकालनी, इसे भाग दे दो, 138.4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाए गुणा में प्रतिशत। अब क्या निकालना था हमें? अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य का 138.4% है। अंकित मूल्य अपने आप में 100%, तो गुणा में 100। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से कैंसिल करो 25, 4 से 4 3 12, 1 4 चौके 16, 2 4 6 24। ठीक है, फिर 2 से कर लो 5 17 और 3 173। अब ये क्या प्राइम नंबर है, कैंसिल होगा नहीं किसी से। अभी देख लो, हो सकता है ये इसका मल्टीपल हो। कैसे पता चलेगा? इकाई अंक 3 है, 1 लेके आना है। 7 बार में करके देखो, 7 21 होता नहीं, इकाई अंक 1 तभी आएगा। तो 7 से गुणा करके देखो, 7 21, 2 7 49 और 2 51, 5 7 7 और 5 12, यानी इसके कंप्लीट 7 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दो। 25 गुणा 5 125, 125 को 7 से गुणा करेंगे, 100 को 7 से कर लो 700, 25 को 7 से करेंगे 175, 700 और 175 कितना हो जाएगा? 875। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 875 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी हुई। त्रिभुज है कोई भी, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है भाई, 1/2 अनुपात 1/3 जो भी दे रखे, एक्स मान लो, कैसे ही मान लो इनको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जब भी अनुपात P/Q के फॉर्म में दे रखा हो, 1/3 और 1/5, P/Q की फॉर्म में दे रखा हो, सबसे पहले इनका जो हर का एलसीएम है इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। भाई हर का एलसीएम लेकर सभी अनुपात को गुणा कर देंगे। 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 3 15 गुणा 2 30, सभी को 30 से गुणा कर दो, इसके एलसीएम से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 10 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 6। ये अनुपात होगा उनकी भुजाओं का। ठीक है, साइड
का ये रेशियो हो जाएगा। टोटल कितना है 186। इसका योग करो 15 और 10 25 और 6 31। 31 अनुपात की वैल्यू ये है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 31 से भाग कर दो। क्या निकालना है? सबसे बड़ी भुजा। जो अनुपात में सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। अनुपात में कौन सी बड़ी है? 15। तो 15 की वैल्यू निकाल ले, गुणा में 15। 31 से कैंसिल करेंगे, 30 गुणा 6 180 और 1 गुणा 6 6, यानी 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 गुणा 6 90 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। सबसे लंबी भुजा कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त मत क्रमशः 2272, 15272 तथा 23256 हैं। सभी मत मान्य मत हैं। न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार का मत कुल मतों का कितना प्रतिशत है? निकटतम प्राकृत संख्या तक बताना है भाई। तो देखो, सबसे पहले कुल मत देखें कितने हैं, सभी को जोड़ दो। 2272, 15272 और 23256, सभी को जोड़ दो, कुल मत आ जाएंगे। 0 19 और 1 20, 2 6 और 2 8, 10 3 और 1 4, कुल मत है 40,800। कितने प्राप्त किए? न्यूनतम। न्यूनतम प्राप्त करने वाले ने 2272। कितने में से? 40,800 में से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो भाई, बड़ी संख्या से कैंसिल करने की सोचो। ये 8 से हो जाएगा। ये अंतिम अंक देखो, 8 3 24, 3 8 चौके 32, ये भी 8 से हो जाएगा। 8 से 51 बार में, ये 8 से 2 8 8 64, 8 8 64, बचेगा 3 8 चौके 32, 284। अब 284 को 51 से भाग दे दो। ठीक है, 284 को 51 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 और 17 से कैंसिल हो सकता है। ये 3 से नहीं होगा और 17 से भी नहीं होगा। 51 से भाग देना पड़ेगा। 5 बार में 5 255, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 5 जाएंगे 2। ठीक है, अब 0 उतारेंगे, 10 में लगाओ। अब कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 6 बार में 300 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में ही सेम। अब देखो, आगे करने की जरूरत नहीं है भाई। ये 5 बार में चला गया, इसके बाद भी आगे जाएगा। इसका मतलब 5.5 आगे कुछ और भी जाएगा, यानी 0.5 से ज़्यादा है। तो निकट किसके होगा ये? भाई 5 से ज़्यादा दूर हो जाएगा, यानी 6 के निकट होगा। क्योंकि यदि 0.5 से नीचे रहता तो 5 के नज़दीक था। 0.5 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या है? ये 6 के नज़दीक है। तो कितना होगा? न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले ने 6% मत प्राप्त किए, क्यों? प्राकृत संख्या तक बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। एक गृहिणी अपने मासिक आय का 60% किराया, कपड़ा तथा शिक्षा पर क्रमशः 5:7:10 के अनुपात में व्यय करती है। यदि किराए पर व्यय की गई राशि 15,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है? भाई देखो, किराया, कपड़ा और शिक्षा, ये रेंट लिख लो, इसको क्लोथ लिख लो और इसको एजुकेशन लिख लो। इस पे खर्चा क्या है उसका? 5:7:10। और इस पे कुल आय का 60% खर्चा है भाई। ये कुल आय का 60%, ये निकाल लो। और ये किसके बराबर है? कुल आय का 60%। देखो अब क्या बता रखा है, किराए पर वो 15,000 रुपये खर्च करती है, किराए पर, रेंट पे। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 15,000। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15,000 को 5 से भाग दे दो, यानी 3,000 1 अनुपात की वैल्यू है। कुल निकाल लेंगे भाई, तीनों पे कुल खर्चा कितना करती है? तो 5 और 7 12 और 10 22, 22 से गुणा कर दो, यानी कुल खर्च करती हुई 66,000 रुपये। और ये किसके बराबर है? उसकी इनकम के 60% के बराबर है, यानी 60% की वैल्यू 66,000 है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 66,000 को 60 से भाग दे दो। बताना है उसकी मासिक आय। आय अपने आप में 100%, तो गुणा 100 कर दो। 0 से 0, 6 से 11 और 2 0। ठीक है, 1100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 लगा दो, यानी उसकी मासिक आय कितनी है? 1,10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। एक सोफा सेट को 25,800 रुपये तथा एक मेज को 5,000 रुपये में बेचने पर
एक दुकानदार को पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है। यदि उसे सोफा सेट को 22,500 तथा मेज को उसके मूल लागत पर बेचने पर 5% की हानि होती है। मेज की मूल लागत क्या है? मैं सेलिंग प्राइस उसने अलग अलग कंडीशन बता रखी है दो, एक में लाभ होता है 10%, एक में हानि होती है। तो मेज की मूल लागत यानी क्रय मूल्य पूछा हुई, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले उसका विक्रय मूल्य देखो कितना है। भाई सोफा सेट को कितने में बेचा है? 25,800 में। सोफा सेट एस से लिख लो 25,800 में, और टेबल 5,000 में बेचता है। तो पूरे लेन देन में बता रखा है भाई लाभ, यानी 0,0803, यानी दोनों को कुल मिलाकर 30,800 रुपये में बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। ये नहीं बताया भाई सोफा सेट पे कितना होता है, टेबल पे कितना होता है, कुल पे होता है। कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये अपने आप में कितना भाई 100%, और इस पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? पहली कंडीशन में 10% लाभ, और 10% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 1/10, 10 के ऊपर 1 लाभ होता है, यानी कितना हो जाएगा? यानी उसका कॉस्ट प्राइस 10 है, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11। तो ये 11/10, यदि कॉस्ट प्राइस का हम 11/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 30,800 रुपये। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सीपी कितनी हो जाएगी? 30,800, ये उस साइड जाएगा तो गुणा में 10, और ये भाग में 11 से कैंसिल कर दो, 2 बार में 22 बचेगा, 8 11 88, यानी 28,000 रुपये दोनों का क्रय मूल्य है, दोनों का मिलाकर। ये हमें पता चल गया। आगे क्या बताया? सोफा सेट को 22,500 तथा मेज को मूल लागत पर बेचने पर 5% की हानि होती है। हानि किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे, जो हमें पता है। यानी दूसरी कंडीशन में बेचेंगे तो 28,000 की हमने खरीद रखा है, उस पर कितना होता है कुल नुकसान? 5% का। 5% का मतलब 1/20। भाई देखो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 5 से कैंसिल करेंगे 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 नुकसान होता है, यानी ये वैल्यू 19/20 हो जाती है। ठीक है, 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1400, इनकी गुणा कर दो, 0 0 1900 के 76, 7 19 और 7 26। दूसरा विक्रय मूल्य ये है। और इसमें क्या बता रखा है? भाई सोफा सेट को बेचते हैं 22,500 में, और मेज को उसकी मूल लागत पर, यानी कुल विक्रय मूल्य ये है। मेज का हमें, सोफा सेट का हमें पता है, घटा देंगे तो किसका बचेगा? मेज का, और मेज का क्या हो? मूल लागत, और हमें मेज का मूल लागत ही ज्ञात करनी है। तो इसमें से क्या करो आप? 22,500 घटा दो, 0,014, मूल लागत पे बेची थी, और कितने बेची है? 4,100 रुपये में। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? 4,100 रुपये। ये थे इस शिफ्ट के 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।